हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, आज अपने पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र क्या है और नेत्र के सामान्य रोग कौन कौन से हैं, जो आपके आरबीसी कक्षा 12 के जीव विज्ञान के अंदर चैप्टर दे रखा है इसमें। और इसके साथ ही अपने क्लास 10th के अंदर भी ये अपना टॉपिक है। तब ये टॉपिक आएगा लेंस और दर्पण वाला, क्योंकि प्रमुख रूप से अपना टॉपिक पढ़ना ही है और इसके साथ ही वहाँ पर भी पढ़ेंगे। और ये अपना टॉपिक यहाँ पर भी दे रखा है क्लास 12 के अंदर भी, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं ताकि अपना कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। तो चलिए आज अपने पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के सामान्य रोग क्या क्या है और इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो आप सभी का आने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों देखिए, इसमें मानव नेत्र के कौन कौन से भाग है, पहले अपने ये देख लेते हैं और इसकी फिर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इनसे। देखो, इसमें ये है मानव नेत्र है। इसमें देखो कौन कौन सी भाग होते हैं, जैसे रक्त पटल है, अचाप द्रव होता है, दृष्टि पटल होता है या जिसको रेटिना बोलते हैं। यहाँ पर ना प्रतिबिंब बनता है, कोई वस्तु देखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दृष्टि पटल या जिसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। पीत बिंदु येलो पॉइंट है, दृग तंत्रिकाएं हैं जो देखी गई वस्तु की सूचनाएं जो पहुंचाती है, कहाँ पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाएगी और मस्तिष्क क्या करेगा, उस वस्तु को देकर उसको एक नाम देगा। अंध बिंदु क्या होता है, ब्लाइंड पॉइंट है, पीत बिंदु है, ये अपने पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कंजक्टिवा है, निलंबन स्नायु, लेंस है, किस प्रकार का लेंस इसके अंदर होगा, आइरिस है, नेत्रोद है, पुतली है, कॉर्निया, श्वसन मंडल बोलते हैं। मोस्टली पर्सन कॉर्निया से बहुत बार पूछा जाता है कि जब मृत्यु हो जाती है मानव की तो किस भाग का, आंख का कौन सा भाग है जिसको दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाएगा। और इसके अलावा सिलियरी काय क्या होती है, आंख की पुतली है, श्वेत पटल जिसको स्क्लेरा बोलती है, ये क्या है, इन सभी की चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें टॉपिक को। देखिए, नेत्र मनुष्य में एक जोड़ नेत्र पाए जाते हैं। ये संवेदी अंग के रूप में संवेदनाओं को ग्रहण कर दृष्टि ज्ञान करवाते हैं। यानी कि जब भी अपने कोई वस्तु देखते हैं तो उसका ज्ञान होता है ये किस प्रकार की वस्तु है, मस्तिष्क तक उसकी सूचनाएं पहुंचती है। और नेत्र आकृति में करीब करीब गोलाकार होते हैं। ये सामने की तरफ से जरा सा उभरे हुए और अस्थिर कोटेर के भीतर मुक्त रूप से घूम सकते हैं। और नेत्र एक खोखली गेंद की तरह होता है जिसके भीतर अनेक संरचनाएं होती है। अब देखो नेत्र की आंतरिक संरचना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका कि नेत्र की आंतरिक संरचना का निम्न में से कौन सा भाग है या नहीं है। देखो, नेत्र गोलक की भित्ति में 3 प्रमुख परतें होती हैं। कौन कौन सी है, स्क्लेरा या श्वेतपटल बोलते हैं। सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, स्क्लेरा या श्वेतपटल होती है। और उसके बाद आती है कोराइड या इसको क्या बोलते हैं, रक्तपटल। और फिर आते हैं रेटिना या दृष्टिपटल, सबसे नीचे की परत होती है। सबसे ऊपरी परत आंख की याद रखना श्वेतपटल है या इसको स्क्लेरा भी इंग्लिश में कहते हैं। कोराइड या रक्तपटल सेकंड नंबर आएगी। और रेटिना या दृष्टिपटल है, ये आती है 3 नंबर पर आती है। अब देखिए श्वेतपटल या स्क्लेरा क्या है, श्वेतपटल या स्क्लेरा। इसमें देखिए श्वेतपटल या स्क्लेरा, यह सबसे बाहरी कड़ी श्वेत परत होती है। ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है और यह सामने की तरफ अविच्छिन्न रूप से पारदर्शी श्वसन मंडल यानी जो कॉर्निया होती है उसका भाग कॉर्निया से जुड़ी होती है, जो 1/5 भाग बनाती है। इसका शेष 4/5 भाग मजबूत तंतुमय स्योंजी ऊतक का बना होता है। यह भाग नेत्र गोलक का आकार बनाए रखता है एवं नेत्र गोलक को कोटर में इधर उधर घुमाने वाली पेशियों के जुड़ने के लिए जगह प्रदान करता है। और कॉर्निया का आकार जो है वक्राकार होने के कारण यह प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। तो यहाँ से याद रखना कि मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत कौन सी है, एक तो ये याद रखना कि कौन सी है, श्वेत पटल या स्क्लेरा है। सेकंड इसमें क्या याद रखोगे, सेकंड याद रखना जो मानव नेत्र है उसके अंदर गोलक को कोटर में इधर उधर घुमाने वाली पेशियों को जुड़ने के लिए जगह जो प्रदान करता है कौन करता है, श्वेत पटल करता है। ये हो गया। और 3 नंबर याद रखना, कॉर्निया का आकार जो है वक्राकार होने के कारण प्रकाश की किरणों का केंद्रण कहाँ होता है, कहाँ होगा, श्वेत पटल पर होगा। ये 3 प्रश्न यहाँ से मोस्टली आप याद रखना। अब देखिए कोराइड, यह बीज की परत होती है और इसका निर्माण
योजी ऊतक द्वारा होता है, जिसमें रुधिकर वाहिनियां का संघन जाल विद्यमान होता है। इनके कोराइड यानी कि रक्त पटल जिसको बोलती हैं, ये रक्त की जो सप्लाई करता है, इसमें क्या होगी, रक्त की वाहिनियां होगी। और इसकी भीतरी सतह पर कणिकाएं नीली, गहरी भूरी अथवा काली होती है। यह प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती, जिससे प्रतिबिंब की स्पष्टता खराब नहीं होती है। यानी कि यह क्या करती है, देखिए कोराइड क्या करती है, यह प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती है, जिसमें प्रतिबिंब की स्पष्टता खराब नहीं होती है। यानी कि परावर्तन न होने का प्रमुख कारण क्या है, रक्त पटल का होना। और कोराइड या रक्त पटल है, ये रक्त की सप्लाई करेगा और प्रकाश का परावर्तन होने से इसकी क्या करेगा, बचाएगा, जिसकी वजह से प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा। अब देखिए दृष्टि पटल है रेटिना, यह सबसे भीतरी संवेदी परत होती है। रेटिना में दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती है, सल्काएं और शंकु, रोड्स और कॉन्स। यहां से मोस्टली प्रश्न बनेगा, देखो क्या बनेगा, सल्काएं हैं या जिसको रोड्स भी बोलती है, ये क्या होती है, धीमे प्रकाश के लिए संवेदी है। यानी कि कम प्रकाश के लिए संवेदी कौन सी है, सल्काएं हैं, सल्काएं कोशिकाएं हैं। और अधिक या तेज प्रकाश में कौन सी कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिकाएं होती है या कौन्स बोलती हैं। और इसके अलावा शंकु कोशिकाएं क्या करती हैं, रंगों के लिए संवेदी होती है। दो प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि धीमे प्रकाश के लिए संवेदी अंग कौन से है, सल्काएं हैं या रोड्स है। और तेज प्रकाश में कौन है, शंकु कोशिकाएं। या रंगों के लिए संवेदी कौन सी होती है, शंकु कोशिकाएं होती है। ये तीन आप यहाँ से याद रखना। अब देखो इसमें, इसको संवेदी परत भी कहते हैं। सल्काएं छड़ के समान लंबी एवं बेलनाकार होती है और सल्काओं की संख्या है जो है शंकुओं से अधिक होती है। सल्काओं की संख्या क्या होगी, शंकुओं से अधिक होगी, क्योंकि ये क्या होती है, धीमे प्रकाश के लिए संवेदी होती है। और सल्काओं में दृष्टि रंजक वर्णक रोडोप्सिन पाया जाता है। दो यहां से अपने मिलेगा, एक रोडोप्सिन है जो सल्काओं में पाया जाता है, एक अपने को मिलेगा आयोडोप्सिन, ये मिलता है शंकु के अंदर। अब देखो रोडोप्सिन, देखो पहले दृष्टि रंजक वर्णक, यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि सल्काओं में निम्न में से कौन सा दृष्टि रंजक वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन है। या आपसे अपोजिट करके पूछ ले कि रोडोप्सिन दृष्टि रंजक वर्णक निम्न में से किस कोशिकाओं में पाया जाता है, किस संवेदी कोशिकाओं में मिलता है, तो ये है सल्काओं में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए द्वारा निर्मित होती है। यह जंतु को मंद प्रकाश में देखने में सहायक होती है। यानी कि जंतु को मंद प्रकाश में देखने के लिए निम्न में से कौन सी कोशिका सहायक होगी, सल्काएं होगी, या जिसको बोलते हैं रोड्स बोलते हैं। जैसे उल्लू के रेटिना में केवल सल्काएं होती है, क्योंकि उल्लू आपने देखा होगा, सुना होगा कि उल्लू केवल रात में देख सकते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है, बहुत ही कम प्रकाश होता है, होता ही नहीं है, लगभग होता है तो चंद्रमा का प्रकाश होता है, तो बहुत ही धीमा प्रकाश होता है। उस स्थिति में उल्लू देख पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सल्काएं पाई जाती है, रोड्स पाई जाती है, जो क्योंकि रोड्स क्या होती है, धीमे प्रकाश के लिए संवेदी होती है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से, आपने देखा होगा विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वर्णक जो पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है रोडोप्सिन। ये वर्णक का निर्माण किससे होता है, विटामिन ए की वजह से होता है। इसकी वजह से कहा जाता है कि विटामिन ए की वजह से क्या होगा, एक रोग हो जाता है, रंतोदी रोग हो जाता है। यानी कि रात को व्यक्ति देख नहीं पाता है, यानी कि रात को देख नहीं पाता है। इसकी वजह से सल्काएं होती है, धीमे प्रकाश के लिए संवेदी होती है, और सल्काएं इसकी काम करना बंद कर देती है। किसकी वजह से, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अब देखिए आगे, उल्लू के लिए स्पेशल याद रखना, उल्लू में कौन सी सल्काएं पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, संवेदी कोशिकाएं सल्काएं पाई जाती है, न कि शंकु पाई जाती है, क्योंकि सल्काएं धीमे प्रकाश के लिए संवेदी होती है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें मनुष्य के नेत्र में 115 मिलियन सल्काएं तथा 16.5 मिलियन क्या होती है, शंकु होती हैं। इस प्रकार प्रकाश में भेद देखने में समर्थ होते हैं। शंकुओं में आयोडोप्सिन पाया जाता है, वहां आयोडोप्सिन था और इसमें क्या आयोडोप्सिन है, जो कि वस्तुओं को विभिन्न रंगों को पृथक पहचानने में मदद करते हैं। या आपसे पूछ ले कि मानव नेत्र में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं हैं जो विभिन्न रंगों को पृथक पहचानने में मदद करते हैं, तो याद रखना कौन से है, कौन यानी कि शंकु है। शंकु तीव्र प्रकाश में देखने तथा विभिन्न रंगों को देखने में सहायक होते हैं। मुर्गी में शंकु शुद्ध शंकु वाला रेटिना होता है, याद रखना। मुर्गी में
जो रेटिना होता है वो कौन सा होता है, शंकु वाला होता है। और उल्लू में अपने देखा किस क्या पाई जाती है, सलकाई पाई जाती है, क्योंकि रात में देखने के लिए होता है। तो इसकी वजह से मुर्गी क्या होती है, मुर्गी को रात में नहीं दिखाई देता है, याद रखना, केवल दिन में ही देख पाती है, क्योंकि इसमें शंकु पाई जाती है और कोई तेज प्रकाश के लिए सेवंती होती है। अब देखिए येलो पॉइंट या पीत बिंदु क्या होता है। देखो यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके बने हैं, इनको आप साथ साथ में नोट्स में लिख रहे हो तो लिख लेना, या इनको अच्छी तरह से याद करना, यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अब देखिए पीत बिंदु क्या है, येलो पॉइंट क्या होगा। पीत बिंदु जो दृष्टि अक्ष पर स्थित होता है वह स्थान है जहाँ सामान्य आंख में सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। सामान्य आंख में सबसे अच्छा दिखाई कहाँ पड़ता है, किस पॉइंट पर पड़ता है, पीत बिंदु पर पड़ता है या येलो पॉइंट पर पड़ता है। और सबसे खराब जो दिखाई पड़ता है अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सबसे अच्छा दिखाई देता है पीत बिंदु पर, जिसमें संवेदी कोशिकाएं और उनमें से विशेष कर शंकु कोशिकाएं में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। क्योंकि शंकु कोशिकाएं क्या होती है कि अधिक तेज प्रकाश में ये संवेदी होती है, और सर्वाधिक जो मात्रा में पाई जाती है यहाँ पर शंकु कोशिकाएं पाई जाती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होते हैं, ये स्पष्ट उस चीज को देखने के लिए कौन सा बिंदु होगा, पीत बिंदु होगा। और शेष रेटिना में सलकाएं अधिक तथा शंकु कोशिकाएं कम होती है, याद रखना। रेटिना में क्या होती है, शेष रेटिना में सलकाएं जो होती है अधिक होगी और शंकु कोशिकाएं कम होगी, परंतु पीत बिंदु पर क्या हो जाएगी, शंकु कोशिकाएं क्या होगी, अधिक होगी, जिसकी वजह से ये स्पष्ट देख पाती है। यह भाग पीला दिखाई देता है, इसलिए इसे पीत बिंदु या क्या कहती है, मैकुला लुटिया भी कहते हैं। इसका भी याद रखना, मैकुला लुटिया क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पीत बिंदु है। और इसके बीच में एक मध्यवर्ती गर्त होता है जिसे क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रिस कहते हैं। इसमें केवल शंकु कोशिकाएं होती है, अतः यह नेत्र का सबसे संवेदी भाग का निर्माण करता है। यानी कि मानव नेत्र का सबसे संवेदी भाग का निर्माण कौन करता है, फोविया सेंट्रिस करता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, केवल शंकु कोशिकाएं पाई जाती है, फोविया सेंट्रिस, याद रखना। अब नेक्स्ट देखिए अंध बिंदु क्या है, अंध बिंदु क्या होगा। देखो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। फिर जो अपने एक अलग ही प्रश्न कई बार मिल जाता है एग्जाम में, तो अपने सोचते हैं कि प्रश्न कहाँ से आता है। देखो प्रश्न यहीं से आते हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स है साइंस की, अगर जो आपकी टॉपिक दे रखे, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, तो आपके टॉपिक के अनुसार पर नोट्स बना लेते हैं या आप इनको पढ़ लेते हैं, तो एक बार थोड़ा सा आपको काफ़ी फायदा होता है, इनके प्रश्न सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसमें अन्य बिंदु क्या है। देखो अपनी रीट साइंस मैथ के लिए मुहिम लेकर चल रहे हैं, तो पूरी टॉपिक अपनी करने वाले हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक। ये भी इसके बुक्स भी पढ़ेंगे और इसके साथ इनके जो ऑप्शनल प्रश्न बनने वाले हैं वो भी पढ़ने वाले हैं, तो आप साथ में जुड़े रहना अंत तक। इसमें मेरा जो टारगेट है आपके साइंस में 30 में से 30% सही हो, ये अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं। अब देखिए पीत बिंदु के ठीक नीचे अंध बिंदु होता है। यह वह स्थान है जहां पर रेटिना के समस्त संवेदी कोशिकाओं से आने वाली तंत्रिका तंतु एक साथ इकट्ठे होकर दृक तंत्रिकाएं यानी कि ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। यहीं से क्या होता है, तंत्रिका नेत्र गोलक से बाहर की ओर निकलती है। अंध बिंदु पर शंकु तथा शलाकाएं दोनों अनुपस्थित होती हैं, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अंध बिंदु को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर न तो शंकु होगा न शलाकाएं होती है, क्योंकि ये क्या होती है, देखने की जिम्मेवार होती है, शंकु और शलाकाएं नहीं होगी तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अतः यह प्रतिबिंब निर्माण में कोई भाग नहीं लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शंकु और शलाकाएं नहीं पाई जाती है। याद रखना अन्य बिंदु पर शंकु और शलाकाएं नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ प्रतिबिंब निर्माण में कोई भाग नहीं लेगा अन्य बिंदु। और इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि रेटिना की जो समस्त संवेदी कोशिकाएं हैं आने वाले तंत्रिका तंतु पर एक साथ इकट्ठे होकर दृक तंत्रिकाएं जो सूचना ही मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है, दृक तंत्रिकाएं बनाने का कार्य कौन करती है, अंध बिंदु करते हैं। अब देखिए नेत्र के भाग है। आंतरिक रूप से नेत्र दो प्रमुख कक्षों में बंटा होता है। ये दोनों कक्ष लेंस के जरिए एक दूसरे से अलग बनते होते, जैसे तल कक्ष है, ठीक है, ये पहला भाग है। अब देखो इसमें आगे इसके
पहला भाग है जिसके भीतर क्या होता है, एक जलीय तरल होता है, इसको क्या बोलते, नेत्रोद बोलते हैं। तथा एक पिछला भाग जिसमें भीतर गाढ़ा कचाव द्रव होता है, कचाव हॉम्योर, कांच का विट्रो यानी कि कांच से भरा होता है, और एक्वेस हॉम्योर लेंस को नम बनाए रखता है और उस पर शारीरिक झटकों से बचाता है। कचाव पदार्थ नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है और रेटिना की सुरक्षा करता है। यानी कि कचाव द्रव क्या करेगा, यानी कि एक तरफ से आंख के अंदर से स्थिति को क्या करता है, मुलायम बनाए रखता है। कई बार अपने को सिर के जोर से सिर को झटके वगैरह लगते हैं तो आंख पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से आंख वगैरह में किस प्रकार की खराबी न हो, तो कचाव द्रव भरा होता है जो क्या करेगा, रेटिना की रक्षा करता है। कचाव द्रव याद रखना, जुगाड़ा द्रव जो भरा होता है उसको क्या कहेंगे, कचाव द्रव कहेंगे। अब देखिए लेंस क्या होता है। लेंस लेंस में देखो, लेंस के लिए आप केवल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। ये परितालिका यानी कि जो आइरिस होता है कि ठीक पीछे स्थित होता है। ये आकृति में उभयोतल अर्धठोस होता है, उभयोतल होता है, ठीक है। उभयोतल दोनों तरफ क्या होता है, उत्तल उत्तल भाग होता है। यह मुलायम जिलेटिन उत्तक का बना होता है। किस उत्तक का, जिलेटिन उत्तक का। यह भी याद रखना कि लेंस जो बना होता है किस उत्तक का बना होता है, जिलेटिन उत्तक का बना होता है। यह निलंबन स्नायु से अपनी स्थिति में बना रहता है, जो लेंस को पेश से पक्षाप काय से जोड़ रखते हैं। पक्षाप कोशिका जो होती है, बॉडी होती है, वो इसको स्थिर बनाए रखती है। और लेंस की आकृति पर निलंबन स्नायु के खिंचाव का प्रभाव पड़ता है। पक्षाप काय की पेशीय गतिविधि द्वारा निलंबन स्नायु को अधिक तनाव हुआ स्थिर बनाकर लेंस की वक्रता में परिवर्तन किया जा सका, जिससे दृष्टि से समायोजन संभव होते हैं। ठीक है, केवल आप यहाँ से याद रखना लेंस जो पाया जाता है, किस प्रकार का लेंस होता है मानव नेत्र में, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है और इसका दृष्टि किस प्रकार बनती है, दृष्टि जो इसकी बनती है, यानी कि इसकी प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनाता है। और लेंस किस प्रकार का होगा, उत्तल लेंस, उभयोतल लेंस होगा। इस प्रकार का लेंस होते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं, उत्तल लेंस होगा। दोनों भाग इसके उत्तल भाग हो गए। अब देखिए परितालिका क्या है, आइरिस। यह लेंस के सामने एक प्रकार का पर्दा होता है। यह काला, भूरा या नीला हो सकता है। आंख में झांक के जब देखते हैं कुछ भूरा भाग, काला भाग दिखाई देता है अपने को, ठीक है। वो क्या होता है, परितालिका होती है, आइरिस होता है। और नेत्र का रंग जो होता है आइरिस के कारण होता है। यहाँ से आप याद रख सकते हो, नेत्र का जो रंग होता है किसकी वजह से होता है, वो आइरिस की वजह से होते हैं। क्योंकि भूरी आंखें आपने देखी होगी, क्योंकि एकदम ब्लैक होती है, क्योंकि भूरी आंखें होती है, और कुछ की नीली आंखें भी देखी होगी आपने, तो किसकी वजह से होगी, वो आइरिस की वजह से होगी। आइरिस क्या करता है, इसको रंग देने का कार्य करता है। इसमें दो प्रकार की पेशियां होती है, वर्तुल पेशियां पुतली को संकरा बनाने के लिए, और एक होती है अरिय पेशियां, पुतली को फैलाने के लिए होती है। वर्तुल पेशियां पुतली को क्या करेगी, संकरा करेगी, और अरिय पेशियां इसको क्या करेगी, फैलाएगी। और पुतली का आकार जो होता है अनैच्छिक रूप से कम ज्यादा करने के लिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो नेत्र में जो प्रकाश जाता है, हमारे नेत्र में जो प्रकाश जाएगा उसका नियंत्रण केंद्र कौन सा होगा, पुतली होगा, याद रखना। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, ये आंख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, वो करता है पुतली करता है, याद रखना। कौन करेगा, पुतली करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि पुतली कब कब चौड़ी होती है और कब कब संकरी होती है, ठीक है। पुतली जो होती है कम प्रकाश होगा तो क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, और अधिक प्रकाश आएगा तो संकरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें यहाँ पर नेत्र, प्रत्येक नेत्र गोलक को कोटर के में घुमाने के लिए 6 प्रकार की कंकाल पेशियां होती है। कंकाल पेशियों के बारे में बता रखा है, बाह्य पेशियां हैं, अंतरिजु पेशियां हैं, उत्तरजु पेशियां हैं, अधोरजु पेशियां हैं, उत्तर तिरछी पेशियां हैं, ठीक है। यहाँ पर पेशियां हैं, इनको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ से कोई प्रकाश ये अपना प्रश्न नहीं बनेगा। अब देखो प्लिका सेमुल्यूरिनेस क्या होता है, मनुष्य के नेत्र में भीतर कोण पर स्थित अवशेषी निकटेटिंग झिल्ली को क्या कहते हैं, प्लिका सेमुल्यूरिनेस कहते हैं। एक अवशेषी निकटिक झिल्ली होती है, यहाँ से अवशेषी निकटेटिंग झिल्ली जो होती है आंख के नेत्र, उसको क्या बोलते हैं, प्लिका सेमुल्यूरिनेस कहते हैं, ये याद रखें।
हालांकि यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपका जो दे रखा है, परंतु यहाँ से जो प्रश्न जो बनेंगे इंपॉर्टेंट वो अपने पढ़ने वाले। अब देखो नेत्र ग्रंथियाँ हैं, कितनी ग्रंथियाँ? 3 ग्रंथियाँ हैं, केवल इनका नाम याद रखना। मीमोबियन ग्रंथियाँ हैं, मोल की ग्रंथियाँ हैं, और 3 नंबर है लेक्राइमल ग्रंथि या अश्रु ग्रंथियाँ। यहाँ से मानव नेत्र की प्रमुख निम्न में से ग्रंथियाँ हैं, यहाँ से अगर पूछ ले प्रश्न तो याद रखना 3 ग्रंथियाँ केवल। यहाँ से इनका कार्य याद करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल ग्रंथियाँ आपको पता है तो यह हो जाएगा। देखो मीमोबियन ग्रंथियाँ, मोल की ग्रंथि और लेक्राइमल ग्रंथि, 3 प्रमुख आपकी ग्रंथियाँ है ये। मीमोबियन ग्रंथियाँ जो ये ग्रंथियाँ दोनों पलकों के किनारों पर पाई जाती है और तेलीय पदार्थ निकालती है। इसमें कॉर्निया चिकनी रहती है और पलक को उठाने व गिराने में अवरोध नहीं होता है। ठीक है, मीमोबियन ग्रंथियाँ तेलीय ग्रंथियाँ होती है। मोल की ग्रंथि इसमें सलीली ग्रंथि भी कहती है, ये पसीने की ग्रंथि से रूपांतरित होकर पलकों के किनारों पर ब्रोनियों के पास फॉलिकल में खुलती है। और लेक्राइमल ग्रंथियां या अश्रु ग्रंथियां क्या होती है? ये दोनों आंख के ऊपरी पलक के किनारे 3 अश्रु ग्रंथियां स्थित होती है, जिसमें नमकीन व द्रव स्रावित होता है, जो पलकों एवं कॉर्निया को नम बनाए रखता है और आंख की सफाई भी करता है। ये होती है लेक्राइमल ग्रंथि या अश्रु ग्रंथियां, 3 प्रमुख ग्रंथियां होती है नेत्र ग्रंथियां की। इनका नाम याद रखना। ये अपना नेत्र मानव नेत्र देख लिया था। इस प्रकार की होती है, शंकु है, सलकाएं हैं, ठीक है, ये तंत्रिकाएं हैं, यहाँ से सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आगे नेत्र की देखो कार्यविधि, देखो नेत्र की कार्यविधि, नेत्र किस प्रकार का कार्य करता है। नेत्र की कार्यविधि की अगर बात करें, प्रकाश का संप्रेषण है, वस्तु से परावर्तित प्रकाश किरणें पारदर्शी संरचनाओं में से होकर आंख में प्रवेश करती है, यानी नेत्र जो होता है श्लेष्मा, श्वसमंडल या कॉर्निया, नेत्रोद, लेंस या कचाव द्रव से तरल से होकर हमारे कहाँ पर जाता है? दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर ये जाता है। प्रतिबिंब का बनना, कॉर्निया की वक्रता से किरणें कुछ हद तक मुड़ जाती है और लेंस उन्हें ज्यादा मोड़ देते हैं, जिसे एक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो यहाँ से याद रखना प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है? दृष्टि पटल पर या रेटिना पर होता है। मोस्टली जो अपने बनता है रेटिना, दृष्टि पटल नाम बहुत कम दिया होता है, ऑप्शन में रेटिना मिलता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। प्रतिबिंब का स्वरूप है, प्रतिबिंब का स्वरूप किस प्रकार होगा? उल्टा और वास्तविक होता है। मानव नेत्र किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? उल्टा और वास्तविक बनाएगा। तंत्रिका आवेग का बनना और उसका संप्रेषण, प्रकाश ऊर्जा संवेदी कोशिकाएं, सलकाएं और शंकुओं में रासायनिक परिवर्तन पैदा करती है, जिससे परिवर्तनों से क्या होता है? तंत्रिका आवेग बनते हैं जो द्रक तंत्रिका में चलते हुए मस्तिष्क तक पहुंचने हैं। ठीक है, तंत्रिका क्या होती है? द्रक तंत्रिका से जो सूचनाएं अपनी मिलती है, जो वस्तु देखते हैं वहां से क्या होते हैं? मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क उस वस्तु का कोई नाम देता है। अब देखिए अनुभूति, हमारा मस्तिष्क प्रतिबिंब को अनेक प्रकार से समझाता और उसका अर्थ निकालता है, जैसे कि वस्तु को सीधा देखता है। हालांकि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार होता है? उल्टा होता है, परंतु हमारा मस्तिष्क जब सूचना ये जाती है तो वो क्या करता है? उस वस्तु को सीधा देखता है। समंजन या फोक्सन क्या होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब के फोक्स किए जाने को समंजन या फोक्सन कहते हैं, और फोक्स करने का अर्थ है कि प्रत्यास्थ लेंस की वक्रता में परिवर्तन करना। जो लेंस है उसकी वक्रता में क्या होता है? चेंजेबल होता है, इसको क्या कहेंगे? समंजन या फोक्सन कहते हैं। अब देखिए दूरदृष्टि के लिए लेंस अधिक चपटा और पतला हो जाता है। दूर की वस्तु को जब देखते हैं तो लेंस क्या हो जाएगा? चपटा या पतला हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा? लेंस की समान स्थिति होती है, इसे निलंबन स्नायु द्वारा तान कर रखा जाता है। यानी कि दूर की वस्तु को देखते हैं तो बहुत सी कुछ आंखें फटी सी नजर आती है, वो दूर की वस्तु को देखने के लिए इसमें क्या हो जाएगा? गोले की परिधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, परिधि का आकार बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? आंख निलंबन जो स्नायु हो उसको क्या होगा? तान कर रखते हैं। और निकट के लिए क्या होगा? पक्षापेशियां जो वर्तुलाकार होती है, संकुचित होकर नेत्र गोलक की परिधि को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, क्योंकि नजदीक वस्तुओं को अपने क्या करते हैं? आसान से देख पाते हैं। आसानी से देखने के लिए क्या करते हैं? गोलक की जो परिधि होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होगा? निलंबन स्नायु पर खिंचाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और लेंस स्वयं अपनी प्रत्यास्थ को घटाकर यानी कि क्या हो जाएगा? मोटा हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना कि निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट की वस्तुओं को जब देखते हैं तो
इसका आकार लेंस का क्या रहेगा, मोटा रहेगा, और जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो इसका आकार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, पतला हो जाएगा। अब देखो इसमें सामान्य आंख सतत समंजन करती रहती है, चाहे कोई चल रहा हो, खेल रहा हो, अथवा कोई इधर उधर, ठीक है, देख ही रहा हो, लगातार क्या होगी, समंजन करती रहेगी। द्विनेत्री दृष्टि देखो, मानव सहित कई सभी प्राइमेट स्तनियों में दोनों आंखें क्या होती है, सामने की ओर स्थित होती है। इस व्यवस्था में प्रतिबिंबों का अतिव्यापन एक दूसरे के ऊपर आ जाना होता है और जिससे ग्राही का विरोध होता है। ठीक है, त्रिविमी दृष्टि। दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिक में देखो इसमें क्या दे रखा है, मानव शरीर में दृष्टि ज्ञान है तो सल्काएं और शंकुओं में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रेटिना की सल्काओं में रोडोप्सिन उपस्थित होता है। यह अत्यधिक प्रकाश संवेदी होता है और द्रक बैंगनी कहती है इसको क्या कहेंगे, द्रक बैंगनी यानी कि विजुअल पर्पल कहते हैं। सल्काओं में क्या पाया जाता है, रोडोप्सिन होता है, और शंकुओं में क्या हो जाएगा, आयोडोप्सिन पाया जाता है। और यह प्रकाश को उपस्थित में परिवर्तन हो जाता है और यह टूटकर क्या होता है, लिमिरोडोप्सिन में बनाता है और लिमिरोडोप्सिन बाद में मेटारोडोप्सिन में बदल जाता है और जो कि अंत में एक प्रोटीन स्कोटोप्सिन और रेटिनिन में बदल जाता है और अंधकार में पुनः स्कोटोप्सिन और रेटिनिन से क्या होता है, रोडोप्सिन में निर्मित हो जाता है। तो यहाँ से एक प्रोटीन का नाम आया, देखो इस प्रोटीन में बदल जाएगा, ये रेटिनिन में बन जाएगा। तो सल्काओं से रोडोप्सिन, ठीक है, बनता है, वो क्या हो जाएगा, अंत में एक प्रोटीन में बदलता है, वो है रेटिनिन में। तो कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन ए से प्राप्त होता है, याद रखो विटामिन ए से प्राप्त होगा। अब देखो रेटिनिन विटामिन ए का क्या व्युत्पन्न है, अंततः स्वस्थ आंखों के लिए विटामिन ए अत्यधिक आवश्यकता होता है और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है और इसे कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, जिससे क्या हो जाएगा, रोग। इस रोग को क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस या रंतोदी रोग कहते हैं, क्योंकि सल्काएं क्या करती हैं, धीमे प्रकाश में देखने के लिए अपने को सहायक बनाती है। जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो धीमे प्रकाश में, या कह सकते हैं कि रात को अपने को क्या होगा, दिखाई नहीं देगा और इसमें एक रोग हो जाता है, रंतोदी रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना, रंतोदी रोग होने की वजह से क्या होता है, रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता। रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अब देखिए शंकुओं में एक अन्य रंगीन पदार्थ पाया जाता है, आयोडोप्सिन पाया जाता है। यह किसी भी वस्तु के रंग को भेद करता है और प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला। तो यहाँ से एक क्वेश्चन फ्री का बनेगा। देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, निम्न में से प्राथमिक रंग है, तो याद रखना लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, क्या तीन रंग याद रखना, लाल, हरा और नीला, ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है। के लिए भेद के लिए अलग अलग प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। इनमें से लाल रंग के लिए इसमें एक शंकु होता है, एरिथ्रोलेब होता है, और हरे रंग के लिए शंकु कौन सा होगा, क्लोरोलेब होगा, और नीले रंग के लिए इसमें कौन सा शंकु होगा, साइनोलेब होगा। क्योंकि रंगों के लिए प्रमुख से सब क्वेश्चन बने तो रंगों के लिए याद रखना शंकु कोशिका ही काम करती है। और धीमे प्रकाश के लिए देखने के लिए सल्काएं हैं और तेज प्रकाश में देखने के लिए शंकु कोशिकाएं हैं और रंगों की पहचान के लिए भी शंकु कोशिकाएं हैं। ये तीन आप यहां से याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें मानव नेत्र में कौन कौन से जो रोग है, सामान्य रोग होते हैं। पहला रोग आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष या इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया भी बोलते हैं। मायोपिया भी कई बार अपने को मिला होता है कि निम्न में मायोपिया रोग होने की वजह है, इंग्लिश में दे देता है। तो मायोपी का मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष है, इसका याद रखना। एक अर्थ होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी के आप विद्यार्थी हैं तो हिंदी में ना मिले, आपको मायोपिया भी कई बार मिल सकता है और हाइपरमेट्रोपिया भी मिल सकता है। दोनों याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि कहते हैं और मायोपिया को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या, देखो इसमें व्यक्ति कम दूरी की वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है मगर दूर की चीजों को ठीक से नहीं देख पाता। देखो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा,
दूर की वस्तुओं क्या होता है, साफ साफ देख लेगा, परंतु सॉरी, कम दूरी की वस्तुओं को, कम दूरी की वस्तुओं को यानी कि निकट की वस्तुओं को साफ देख पाता है, परंतु दूर की वस्तुओं को क्या होता है, साफ नहीं देख पाते हैं। इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या होता है, दृष्टिपटल या रेटिना के आगे बनता है। जो रेटिना होता है उसके आगे ही बन जाता है। जैसे मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र है, ये रेटिना होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहाँ से अगर लेंस है, यहाँ से अगर आएगी रेखाएं और इसका प्रतिबिंब यहाँ पहले ही बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसके किस वजह से होता है, ये निकट दृष्टि दोष की वजह से होते हैं। यह रोग उपयुक्त अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। देखो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो याद रखना कि मायोपिया रोग जो होता है क्या, इसमें क्या होगा, मायोपिया रोग में निकट की वस्तु साफ दिखाई जाती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, 1 नंबर। 2 नंबर याद रखना, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे बन जाता है। जो रेटिना होती है, दृष्टि पटल है, उसके आगे पहले ही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाता है। 2 नंबर ये याद रखना। और इसके उपचार के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का किया जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस का। अब देखो दूरदृष्टि दोष में ऐसे व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख लेते हैं परंतु नजदीक की वस्तुओं को साफ नहीं दिखा देते। इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, ये आंख है, ये उत्तल लेंस है, तो प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या बनेगा, जो रेटिना है उसके पीछे की ओर बनेगा। यहाँ से जो किरणें आएगी इसके पीछे बना लेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, दूरदृष्टि रोग होगा। इस दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के क्या बनते हैं, पीछे बनता है। और इसका समाधान हेतु एक लेंस का यूज किया जाएगा, वो कौन सा जाएगा, उत्तल लेंस है। इसकी डेफिनेशन एक तो याद रखनी है, एक इसका लेंस याद रखना है कि कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी एक तीसरी बात ये याद रखनी है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूरदर्शी दोष में और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। निकट में क्या बनेगा, रेटिना के पहले बन जाएगा, और दूरदृष्टि में यानी कि कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। ये 3 प्रश्न यहाँ से बनने, ये याद रखना। अब देखिए मोतियाबिंद क्या है, इसमें सामान्य ओर बनने के साथ साथ लेंस क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाता है। केवल इतना याद रखना है, इसमें लेंस क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, किसमें, मोतियाबिंद में। और इस प्रकार के लेंस को शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है और यह याद उसकी जगह पर एक अंतःनेत्री लेंस लगा दिया जाता है और अथवा इसका उपयुक्त चश्मा लगा दिया जाता है। एक है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म इसको बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म है। इसमें कॉर्निया की आकृति क्या हो जाएगी, असमान हो जाती है। निम्न में से मानव नेत्र के किस रोग में क्या होती है, कॉर्निया की आकृति असमान हो जाती है, तो याद रखना दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म। और इसके उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाएगा, बेलनाकार लेंस का, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। एक होती है कंजक्टिवाइटिस, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण द्वारा कंजक्टिवा में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, और इसको क्या कहती है, आंख आना रोग कहते हैं। कंजक्टिवा रोग तो है सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि कंजक्टिवा रोग जो है मानव नेत्र का किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से, जीवाणु जनित रोग है, इतना याद रखना। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णदाता, कलर ब्लाइंडनेस, देखो यह अनुवांशिक रोग है। किस प्रकार का रोग है, इसके लिए आप याद रखोगे जो कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णदाता रोग है, ये क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये आंख से संबंधित रोग होता है। इसमें देखो होगा क्या, इसको भी कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें क्या होगा, यह रोग आंखों में शंकु कोशिकाओं की कमी से होता है। एक तो ये याद रखना है, इसकी कमी से होगा, शंकु कोशिकाओं की कमी से होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि शंकु कोशिका क्या करती है, रंगों को पहचानने के लिए मदद करती है। जब शंकु कोशिका कमी हो जाएगी तो क्या करेगा व्यक्ति, लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और इसका अपोजिट भी याद रखना, अगर एक व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पा रहा है तो निम्न में इसको किस प्रकार का रोग है, इसको रोग है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णदाता रोग है, इसको है। इसकी किस प्रकार की कोशिका की कमी हो जाएगी, शंकु कोशिका आएगी, ठीक है। ये सामान्य रोग थे, 5-7 रोग थे।
और ये अपने पढ़ा नेत्र के बारे में, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं इनको अच्छी तरह से आप अपने नोट्स में साथ साथ में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो वीडियो के द्वारा आप इसको एक दो बार देख लेना। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।